आदाब। अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये जो हमारा मुल्क है, प्यारा मुल्क, इसमें रोने धोने और वावेले की मुफ्त इजाज़त है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, उसके पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन खुश होने के तरह तरह के अंदाज में टैक्स देना पड़ता है। आप फ्री खुश नहीं हो सकते। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अगले चंद मिनट में बात और खुल जाएगी। हम 22 करोड़ लोग, हमें इस काबिल समझा जाता है कि हम अपनी मर्ज़ी से वोट दे के अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकते हैं, अपने पार्लियामेंट मुंतखब कर सकते हैं और उन्हें जब चाहें वापस बुला सकते हैं। लेकिन हम 22 करोड़ लोग ये नहीं तमीज़ कर सकते हैं कि कौन सा ड्रामा हमें देखना चाहिए और कौन सी फ़िल्म हमारी सेहत के लिए मुज़िर है या मुफीद है। उसके लिए कुछ चंद लोग जो हैं वो तय करते हैं कि ये आपको देखना है। हम लोग मज़म्मत कर सकते हैं, टायर जला सकते हैं, वावेला कर सकते हैं, चीख सकते हैं, सड़कें ब्लॉक कर सकते हैं, रेप के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर सकते हैं, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती पे चीख सकते हैं। हर तरह की ज़्यादती पे एहतजाज करने की आज़ादी है। लेकिन जब हम सवाल की शक्ल में उस मसले को उठाने की कोशिश करते हैं थ्रू मीडियम्स, थ्रू फिल्म, थ्रू ड्रामा, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। वहाँ हमारा अखलाक, हमारी अक़दार फ़ौरन ख़तरे में आ जाती हैं और सब चौकस हो जाते हैं। मुझे याद आ रहा है 2017 में शोएब मंसूर की एक फ़िल्म आई थी वरना। रेप विक्टिम कोई ख़ातून है, उनकी कहानी है, वो किस तरह स्ट्रगल करती हैं और किस तरह फ़ाइट करती हैं। सेंसर ने पहले इजाज़त दी, फिर इजाज़त वापस ले ली, फिर प्रेशर पड़ा तो इजाज़त दे दी। मुझे याद आ रही है 2019 की ज़िंदगी तमाशा सरमद खोसट की फ़िल्म। एक फैमिली है, उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, अक़दार का कॉन्फ्लिक्ट है। सेंसर बोर्ड ने कहा बेहतरीन है, सूबाई सेंसर बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया, लेकिन एक ख़ास जमात को एतराज़ हुआ कि ये इससे मज़हब भी ख़तरे में है, इससे हमारी अक़दार भी ख़तरे में है। लिहाजा पास होने के बावजूद आज तक कोई माइका लाल जुर्रत नहीं कर सका कि वो उसे किसी सिनेमा में लगा सके। तो ये क्राइसिस बढ़ता जा रहा है कम होने की बजाय। अब जो ताज़ा तरीन जो क्राइसिस आया है वो एक फ़िल्म है जॉयलैंड। जॉयलैंड को अगस्त में वफाकी सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, पंजाब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, सिंध का जो फिल्म सेंसर बोर्ड है उसने भी क्लियर कर दिया अगस्त में। 11 नवंबर को, अभी 2-3 दिन पहले, अचानक से पता चला कि वो फिल्म तो हमारी अक़दार के ख़िलाफ़ है जो सेंसर ने पास कर दी। और पता कब चला? जब अगले हफ्ते वो नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली है और उसकी सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और कहा यह गया कि कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया है कि ये फ़िल्म जो है इसमें ब्ला 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 ये चीज़ें हैं। अब वो कुछ लोग कौन हैं मुझे नहीं मालूम, उन्होंने फ़िल्म देखी या सुनी, आई डोंट नो। उस पर ज़ाहिर शोर मचा, सोशल मीडिया एक्टिव हुआ। तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सुना है कि एक 8 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें 5 वज़रा हैं, एक मुशीर है, पैमरा के चेयरमैन हैं और टेलीफोन अथॉरिटी के जो चेयरमैन है, सेंसर बोर्ड का कोई नहीं है। वो रिव्यू करके कल रिपोर्ट पेश करेंगे कि ये जो जॉयलैंड है इसको पाकिस्तान में चलना चाहिए या नहीं। वो फिल्म जो काहिरा के फ़िल्मी मेले में छत फाड़ तालियां वसूल कर चुकी है, वो फिल्म जो टोरंटो के फिल्मी मेले में वाह वाह समेट चुकी है, वो फिल्म जो कान का सबसे मशहूर फिल्मी मेला होता है दुनिया में, उसमें स्टैंडिंग ओवेशन ले चुकी है। और वो फिल्म जो पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो रही है, उस पर ये डिबेट चल रही है कि यार ये फिल्म यहाँ के लोगों के अखलाक तो ख़राब नहीं कर देगी। इस फिल्म में कई लोग हैं जो काम किया है जिन्होंने, उनमें से 2 आज हमारे हत्थे चढ़े हैं ताकि हम उनसे ये जानें कि ये चक्कर है क्या। एक तो हैं सरवत गिलानी,
भाई साहब, और दूसरे हैं अली जुनेजो साहब, और स्क्रीन जो छोटी स्क्रीन है स्काइप पे हमारे साथ हैं हसन जैदी साहब। आप फिल्मसाज भी हैं, हिदायतकार भी हैं, सेंसर बोर्ड के भी मुख्तसर अरसे के लिए मेंबर रह चुके हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू होगी। इस फिल्म के डायरेक्टर साइम सादिक हैं, वो भी कहीं मशहूर हैं। अच्छा सरवत, आप मुझे ये बताइए कि ये फ़िल्म तो अच्छी खासी सेंसर बोर्ड ने पास कर दी थी अगस्त में, है ना, और आप लोगों ने तैयारी भी कर ली थी और अगले हफ्ते आनी भी थी, और इसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन भी है। ये बीच में कोई गड़बड़ ज़रूर हुई होगी इस फिल्म में कि ये अचानक से हमारी अक़दार के ख़िलाफ़ हो गई है, वरना ऐसे तो हुकूमतें सेंसर सर्टिफिकेट वापस नहीं लेती। तो कहानी क्या है, अंदर की कहानी क्या है? The golden question. ऐसा क्या कर दिया जो समाजी और अखलाकी इक़दार के ख़िलाफ़ है? मंजूर शुदा फिल्म के साथ क्या कर दिया आपने? अब बात कुछ अनोखी है, और अनोखी बात हमारे वहाँ होती है कि जब कुछ लोगों ने सोचा कि इस फिल्म को नहीं होना चाहिए बिकॉज़ ये हमारे अखलाकियात से के मुताबिक नहीं है, तो सबसे पहला सवाल तो उनसे ये करना चाहिए कि आपने ये फिल्म देखी कहाँ, क्योंकि अभी तक तो सिनेमा में लगी नहीं, और सेंसर बोर्ड ने देखी तो पास कर दी, तो उन्होंने पास कर दी। तो ये जो चंद लोग हैं, एक तो ये हैं कौन, सबसे बड़ा सवाल ये है। और क्या अगर मैं एक फ़िल्म देखती हूँ और मुझे उस फिल्म से प्रॉब्लम होती है और सेंसर बोर्ड से वो फिल्म पास हुई भी है, तो क्या एज अ व्यूअर मेरे पास ये राइट है कि मैं सेंसर बोर्ड के दिए हुए डिसीजन को नल एंड वॉइड करके बोलूँ कि आपका डिसीजन अच्छा नहीं है, मेरा डिसीजन ये है और मेरा ओपिनियन ये है, and that should be above and beyond anybody else's decision which are authorized, जिनका ये काम है, जिनके लिए ये एक पूरा एक ऑफिस बनाया है, जिन्होंने ये काम करना है कि सेंसर देखना है और देखना है कि ये फिल्म सही चल रही है या नहीं। सो सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि ये लोग हैं कौन, क्योंकि हमें सिर्फ एक पर्चा नज़र आएगा, राइट अली? हमें एक सिर्फ एक वो नोटिफिकेशन जो आपने देखी हुई है उसमें था कि ये फिल्म अब अनसर्टिफाइड है। क्योंकि कुछ लोगों ने हमें कहा है कि कुछ लोगों ने कहा है, प्रेशर है कि ये नहीं निकलनी चाहिए। ओके फाइन, अच्छा आपने देखी किधर? सिनेमा में तो नहीं है। ओके, तो बिना देखे आपने कह दिया कि ये फिल्म नहीं रिलीज़ हो सकती। ओके ठीक है, क्यों? देखिए ट्रेलर अभी भी चल रहा है, ट्रेलर ऑन एयर चल रहा है, बेसिकली ट्रेलर ही देखा होगा ना इन लोगों ने। अच्छा, ये जो कुछ लोग हैं, आपने कुछ कोशिश की कि इनको भी मूवी दिखाएं शायद? जी हाँ जी, इनफैक्ट हमारी कम्युनिकेशन हुई है, और हमने इनफैक्ट लाहौर में आज के दिन आई थिंक दोपहर 3 बजे जमात इस्लामी के 2 मेंबर्स पंजाब विंग से, उन्होंने ये फिल्म ऑफिस में देख लिया, जिन्होंने कहा भी है कि इसमें कोई इशू नहीं है, इसको आप रिलीज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपकी टाइमिंग ख़राब है। टाइमिंग ख़राब से क्या मतलब? टाइमिंग ख़राब क्यों? ट्रांसजेंडर बिल, ट्रांसजेंडर इशू पे है ना ये फिल्म। अच्छा, अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड पे दे देते हैं, क्योंकि हुआ क्या, हम सबको पता है कि 2018 में, इफ आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आपका पास होता है, बिकम्स पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, फिर अभी, और ये शायद एक महज एक इत्तेफाक है कि कराची में लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रही हैं। हाँ, और जाहिर है कि सियासत में आपको कुछ ना कुछ बेचना भी पड़ता है, इशू भी बनाना पड़ता है, तो एकदम से ट्रांसजेंडर बिल इशू बन जाता है, और आपने मुख्तलिफ किस्म के हैशटैग्स और इसके ऊपर कैंपेन्स पढ़े। अच्छा, इसमें एक पता है कॉमन पॉइंट क्या है? जो कैंपेन कर रहे हैं ना ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ, और जो इस मूवी के खिलाफ कर रहे हैं, ना उन्होंने बिल पढ़ा है ना उन्होंने मूवी देखी है। मैं जनरली जो बात कर रहा हूँ ना, जो मतलब वो फॉरवर्ड एज रिसीव्ड वाली जो हमारी कौम है ना, जो बहुत बड़ा एक हिस्सा है, इस पर भी एक मूवी बननी चाहिए। तो ये कुछ हुआ, उसकी कंटिन्यूएशन में हम आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नहीं, लेकिन ट्रांसजेंडर का तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इनका तो शनाख्ती कार्ड बनना चाहिए, इनका तो मुलाजमती कोटा होना चाहिए, हुकूमत ने एक्ट भी बना दिया है। इसके अलावा उनकी बहाली के लिए मुख्तलिफ बहाली मराकज़ भी बन रहे हैं। उनके इशू पे जो फिल्म बनी है वो कैसे, मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ा मैं फिल्म के बारे में पहले पूछ लेते हैं कि फिल्म के बारे में थोड़ा सा, है क्या? फिल्म तो हमने भी नहीं देखी ना, किसी ने नहीं देखी। उम्मीद है कि हम देखेंगे पाकिस्तान में ही, कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो थोड़ा सा मुझे फिल्म के बारे में बताएं। फिल्म जो है वो एक फैमिली है जो कि गवाल मंडी लाहौर में है,
एक वालिद हैं, 2 बेटे हैं, उनकी बीवियां हैं और जो एक भाई है उनमें से उसकी 3 बेटियां हैं। ठीक है। फिल्म जो है इनके जो इश्यूज होते हैं या प्रेशर्स होते हैं, सोसाइटल प्रेशर्स या अदरवाइज फैमिली प्रेशर्स, कि बेटा चाहिए 3 बेटियां हो गई, बेटा चाहिए 3 ऐसे बेटियां, जैसा तो कभी नहीं होता पाकिस्तान। हाँ हो ही नहीं सकता। मैंने तो कभी सुना ही नहीं, और लड़के को काम करना ज़रूरी है, बाहर जाके अर्न करना है। बाकी ये है कि अगर एक उनमें से लड़की जो है वो बीवी जो है वो बाहर काम कर रही है, किसी पार्लर में काम कर रही है, तो नहीं भाई घर रहना है, उसको पार्लर कैसे जा सकती है, हद होती है। तो भूख से मर जाए बेहतर। हाँ एग्जैक्टली। तो इसमें होता ये है कि जो बेटा है छोटा वाला, वो जॉब की तलाश में उसको एक दोस्त उसको बुलाता है और वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि अच्छा ये पंजाबी थिएटर में बैकग्राउंड डांसर की जॉब है। सही है। जिसके लिए आई वुड थिंक CV की ज़रूरत शायद ना पड़े, मूव्स तो चाहिए। मूव्स चाहिए, तो मूव्स पे प्रैक्टिस करके सही है। वो उसको जॉब मिल जाती है। वो जॉब जो है एज अ बैकग्राउंड डांसर, वो है जो जॉब जो डांस ट्रूप है इनका, उनकी लीडर जो हैं वो बीबा नाम का किरदार है, जो कि ख्वाजा सरा है। जी, जो ख्वाजा सरा है। अच्छा, अब वो हैं डांस ट्रूप की लीडर। अब जो ये लड़का है जिसका नाम हैदर है, वो ना उसका मजाक उड़ाता है, ना उसको कुछ गलत बात करता है, ना उसको ऐसी नज़र से देखता है, ना उसके साथ मसले करता है, लिहाजा उनकी दोस्ती हो जाती है। उनकी दोस्ती हो जाती है, बिकम्स अ नाइस बडिंग फ्रेंडशिप, जिसकी वजह से उसकी फैमिली में इश्यूज होने लगते हैं कि मतलब हद होती है यार, राइट, बच्चा ख़राब हो गया, बच्चा ठीक है। तो जो उस वजह से जो फैमिली को उसके साथ होता है, उसके बाद होता है उनको, द फिल्म कवर्स ऑल ऑफ ये वाली दैट, चीज़। ऑल ऑफ दैट। अच्छा, कि जो अलीना खान का इसमें अच्छी बात यह है कि जो अलीना खान ये बीबा का कैरेक्टर कर रही है, वो असल में ट्रांसजेंडर है, वो कोई एक्टिंग नहीं कर रही। बिल्कुल असल में ट्रांसजेंडर है। अच्छा, और उनका एक जो है क्लिप वो हमने देखा कि उनकी तकलीफ क्या है। जरा सुनवाइएगा। तो जब मैं घर जाती थी तो मैंने दरवाजा लॉक करना तो ऐसा होता था कि अगर ऊपर से भी सिस्टर जाएंगे ना, आ गया खुसरा ਤੁਹਾਡਾ पुत्र, खोलो दरवाजा, खुसरा आ गया। तो वो जो साथ गली मोहल्ले वाले सुनते थे ना, उनको पता चलता कि हाँ यहाँ पे कोई खुसरा है। कभी कभी तो ऐसा सीन होता था कि मैं सारी रात दरवाज़ों को दोनों हाथों से ऐसे ऐसे खींच के मारती थी। तो क्या से कहते हैं, मेरा भाई जो था वो नीचे सोया होता था, तो अब्बू अम्मी वगैरह वो थोड़े से दूर होते थे, तो वो जानबूझ के नहीं था खोलता। मैंने सारी रात लोग करते रहना, यहाँ तक कि मैं सारी रात बाहर गुजार देती थी रोड के ऊपर। बस कि यही कि हाँ यार क्या हो रहा है, चल चल के कहीं स्टे भी नहीं करना, कि अब बस सोचते रहना कि यार ये हो क्या रहा है। तो बहुत सी ऐसी ट्रेजेडी। ये जो आपने अभी हिस्सा देखा, ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन जाहिर है कि इस हकीकत पर फिल्म बनाना काबिल कबूल नहीं है। एक वक्फा लेते हैं, फिर वही बात आगे चलती है। वेलकम बैक। अभी ब्रेक से पहले जो आप क्लिप सुन रहे थे वो फिल्म का हिस्सा नहीं है, तो जैसे मैं कह रहा था वो हकीकत है। एक और हकीकत ये है कि पाकिस्तान में आपको बहुत आज़ादी है। अगर आप ख्वाजा से रहो, आपको दफ्तरों से बाहर रखा जाएगा, आपको स्कूलों से बाहर रखा जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। अक्सर आपको कत्ल भी किया जाएगा, आपको रेप भी किया जाएगा। और हमने देखा है माजी में कि जब आपको गोली लगी भी हो और जब आपको अस्पताल ले जाया जाता है तो सारी इस बात में वक्त निकल जाता है कि जी इनको मेल वार्ड में रखना है या इनको फीमेल वार्ड में रखना है। और इस तरह सिर्फ एक नहीं, कई लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन इन चीज़ों पर फिल्म बनाना ज़ाहिर है एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, थोड़ा सा सेंसर बोर्ड की जो अंदर की जो पेचीदगियाँ उन पर नज़र डालने की कोशिश करें। आपकी जो डिपिक्शन है इस फिल्म में ख्वाजा सिराओं की, क्योंकि एक तो बड़ी अपनी स्टीरियोटिपिकल होती है ना कि तालियां बज रहे हैं, मजलूम है, या कोई चीप जोक्स बन रही हैं। आपने इसको इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच किया था अलीना की? आई थिंक अलीना को हमने बहुत ही ह्यूमन फॉर्म में दिखाया है, जो वो एक्चुअली हैं, और जो आई मीन एक आदमी इनका कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहा। और नॉर्मली हम जैसे शोज़ में, टॉक शोज़ में देखते हैं कि उनको एक कॉमेडी सेक्शन दे दिया जाता है जिन पे लोग हंसेंगे, जिनका मजाक उड़ाएंगे, तो हमें ज़रा रेटिंग मिलेगी। अनलाइक दैट हमारी फिल्म में उनको एज इट इज़ दिखाया है। एंड शी इज़ अ पावरफुल वुमन, उनका स्ट्रेंथ है, उनका विल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनको मजलूम नहीं दिखाया, विच आई थिंक बाय कल्चर वे वेरी यूज्ड टू, कि उनको मजलूम दिखाएं तो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, बट इनको अगर ह्यूमन फॉर्म में और हम उनको नॉर्मल है कि आपने इंसान बन के दिखाया। इंसान हमारे साथ हसन नहीं करना चाहिए। हसन जैदी भी हैं। जी शाहजेब शाहजेब साहब,
अच्छा हसन जैदी, आप ज़ाहिर है आपने गुफ्तगू सुनी है और मैं शुबा कर सकता हूँ कि आपने भी फ़िल्म नहीं देखी, लेकिन बहुत सारे लोगों से इस बारे में गुफ्तगू की है और ये कोई नया वाक़या भी नहीं है आपके हवाले से। ये हर साल कोई ना कोई इस तरह का मसला आ जाता है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। क्या करें, आप तो खुद सेंसर बोर्ड में रहे हैं, वहाँ इंटरनली किस तरह डिसीजन मेकिंग होती है, और अगर वो अप्रूव कर भी दे तो इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि उसकी नुमाइश होगी। ये सिस्टम है क्या? अच्छा जी, वसत साहब, पहली बात तो ये है कि सिस्टम इतना आर्बिट्ररी है कि मैं बहुत अरसे तक ये कहता रहा कि अगर आप सेंसर कोड को उठा के देखें और उसको टू द लेटर अगर आप फॉलो करने की कोशिश करें तो शायद पाकिस्तान में कोई फिल्म नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें ऐसे क्लॉजेस हैं, ऐसे उसमें शिकें हैं जिनको एक बहुत ही वसी तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। उसमें जो क्लॉजेस है ना, आपके सेंसर कोड जो कहलाता है, सेंसर रूल्स जो कहलाते हैं, वो उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी तशरीह जो है वो उन पे डिपेंडेंट है जो उस वक्त लोग उधर बैठे हुए हैं, और वो बहुत ही वसी तरीके से की जा सकती है। तो अगर वो सबसे वसी तरीके से की जाएगी तो उसमें कोई पाकिस्तान में फिल्म बन नहीं सकती, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ मसला निकल सकता है। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक फिल्म बनाई थी 22 साल पहले। तो बनाने से पहले मैंने एक दफ़ा उसको स्क्रिप्ट को पढ़ा कि अच्छा अगर इसमें से सेंसर में क्या क्या चीज़ें कट सकती हैं, और लिटरली मुझे ये हुआ कि आधी फिल्म जो है वो आधा स्क्रिप्ट मुझे निकालना पड़ा था, क्योंकि इसमें कुछ भी, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी ऑब्जेक्शनेबल निकल सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता। और उसका नतीजा ये होता है कि जो फिल्म बनाने वाले हैं, जो पैसे लगाने वाले हैं, वो फिर इस तरह के मौजूओं से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे शायद उनका पैसा डूब जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह की फिल्म के साथ हुआ है, ये तो सेंसर कोड का इशू ही नहीं है, ये तो इशू है कि एक बिल्कुल ही, मतलब 3 सेंसर बोर्ड ने पास कर दी, बिल्कुल उसके बाद जो है ये जब किया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो बिल्कुल ही बेवकूफ लोग थे सारे सेंसर बोर्ड में। ये पहले भी हुआ है जिंदगी तमाशा के साथ, उस वक्त भी सेंसर बोर्ड ने पास कर दी थी, लेकिन उसके बाद एक सेनेट कमेटी बस बिठाई गई जिसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये सारा, ये मतलब आप इसके जो लीगैलिटी है, इसके प्रोसीजरल जो इशू है, ये आदमी को मतलब सवाल तो ये फिर पैदा होता है कि सेंसर बोर्ड है क्यों, क्योंकि अगर आपने बात। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसी सवाल पर जरा एक वक्फा लेते हैं और फिर पूछते हैं कि अगर ऐसा ही करना है, घुस के चला जाऊं, मैं कहूँ कि यार नहीं यार बड़ा आसान है, कोई भी फिल्म उस पर कहे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरा 100, जो 100 आ गया वो अप्रूव्ड है, बाकी नहीं है। ये अप्रूव्ड है। तो वक्फा लेते हैं। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं साइम सादिक की फ़िल्म जॉयलैंड की, जिसकी आलमी तौर पे ज़बरदस्त पजीराई हुई है। फ़िल्म तैयार है ऑस्कर्स में जाने के लिए, पाकिस्तान में भी सेंसर बोर्ड से अप्रूव हुई, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली रुकावट आ गई। हमारे साथ कास्ट के 2 लोग मौजूद हैं। हाउ डज़ इट मेक यू फील, मतलब आप रेडी थे कि जी ये रिलीज़ होने वाली है, उसके बाद ये मसला आ गया है, आपकी क्या फीलिंग? बड़ा टीवी वाला सवाल है। मतलब ऐसा लगा कि किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी सिर पे डाली। बिल्कुल ऐसे ही है। इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू से द लीस्ट, बिकॉज ये बहुत अरसे से हम इस पे काम कर रहे हैं और तकरीबन 200 पाकिस्तानी इस फिल्म में इन्वॉल्व है, तो ये बहुत बड़ा एक टीम है। और हमें बहुत फील हुआ कि ये एक हफ्ते पहले ये जुल्म है एक इतनी अच्छी जो वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिली हो जिसको, लेकिन उसका एक फ्लिप साइड ये भी है कि जिस तरह लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया, एंड नॉट जस्ट नेशनली बट इंटरनेशनली, वी हैड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मैसेज अस, पोस्ट, राइट आवर हैशटैग्स एंड रिलीज जॉयलैंड, और ये बड़ा एक ऑर्गेनिकली शुरू हुई ये चीज़। हम समझते हैं कि जब बैंड लगते हैं तो चीज़ और पॉपुलर हो जाती है, तो नजर आएगी तो पॉपुलर होगी। मतलब ये है कि आई मीन ये एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, बट हाँ आई थिंक पॉपुलैरिटी नेगेटिव और वो कहते हैं पॉजिटिव, जो भी आपका फेम मिले उसमें ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो आएगा लोगों का, बट एट द सेम टाइम जब आप देखते हैं कि आपकी फर्टेनिटी के लोग इतना बात कर रहे हैं, इतने सारे एक्टर्स ने एक होके दिखाया, आपने बात की ना बैनुल अक़वामी सपोर्ट की। अच्छा, अब जब ऐसा कुछ होता है तो एक यहाँ पे लाइन शुरू हो जाती है कि ये देखें, ये किसी एजेंडा, मगरबी एजेंडा पर काम कर रहे हैं, हमें तबाह करने के लिए काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ को दिखाना और एजेंडाबाजी में कितना फ़र्क होता है?
ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक चीज़ को जिसको हम कहते हैं, जैसे हमें ये बार बार एक्यूजेशन मिलती है ना LGBT आप प्रमोट कर रहे हैं, इसका क्या मुझे समझ नहीं। अगर हम फिल्म में हम अमूमन मर्डर भी होता है, अल्कोहलिज्म होता है, मुनशियात होता है, ड्रग्स, आप शराब को प्रमोट कर रहे हैं। वायलेंस कितना होता है, वायलेंस होता है और लाल कबूतर टारगेट किलिंग रेप प्रमोट होता है, करी थी टारगेट फिर। किलिंग। मतलब इसके बाद क्या होता है कि ये प्रमोशन है इन चीज़ों की? नहीं, आप कुछ किसी चीज़ को एक किसी की ज़िंदगी के हिस्से को फिक्शनलाइज्ड वर्जन, आप उसका एक डिपिक्शन दे रहे हैं, उसको बस दिखा रहे हैं या उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। हमारी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको लगता है कि अच्छा आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहिए और आपको इनफैक्ट पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद 100%। हाँ, वैसी दोस्ती आपने डेवलप करनी है, ऐसा नहीं है। इट्स द ऑपोजिट इनफैक्ट, यू नो, कि फैमिली उस फ्रेंडशिप की वजह से और सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से क्रम्बल कर जाती है। तो इनफैक्ट इट्स पजलिंग कि हम एग्जैक्टली दी ऑपोजिट चीज़ पे बात कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी तमाशा पे भी जब हमने बात की थी ना सनमत साहब से, खुसर साहब के साथ वर्ड टू वर्ड यही बात की थी। एक मैं अपना हसन जैदी हमारे साथ अभी मौजूद है, मैं एक सवाल करना चाह रहा था। हसन, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे सेंसर बोर्ड की, क्या ज़रूरत है आजकल के दौर में कि शुड वी हैव अ सेंसर बोर्ड इस मुल्क में? ये जिस तरह का सेंसर बोर्ड हम लोग मतलब जिस तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है या जिस तरह उसकी तारीख रही है पाकिस्तान में, उसका कोई फ़ायदा कम मुझे नज़र आता है, क्योंकि आपकी जो ज़्यादातर फिल्में हैं वो अब मतलब एक तो पायरेसी की वजह से टीवी पे चल रही होती है। आपके पास इतने ज़्यादा स्ट्रीम करने के ऑप्शंस इतने हैं कि ये सिर्फ अप्लाई करता है सिनेमा में जो फिल्में लगती हैं। तो एक बहुत ही छोटे से जो कहेंगे उसको क्राउड को, ऑडियंस को, उनके लिए ये सारी पाबंदियां हैं। बाकी जो चाहे, जो देखना चाहता है वो देख सकता है। चुड़ैल्स को जो देखना चाह रहा था वो देख रहा था। जिस तरह की तो उस सेंस में तो बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट है कि जी कुछ चीजें जो उसमें थोड़ी सी टोन डाउन करने की या कोई ऐसी चीज हो जो सचमुच मतलब सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोसेस होना चाहिए, बट इट्स सेंसरशिप इज बिल्कुल अलग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो बॉस सेंसरशिप का तो कोई सीन ही नहीं आया ना, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने तो आपको पास कर दिया है। यहाँ तो आप कह सकते हैं ना नॉन स्टेट एक्टर्स का किरदार ज्यादा था ना। सेंसर बोर्ड बेचारा क्या करता हो, सेंसर बोर्ड ने तो कह दिया कि बोर्ड ने पास कर दिया, वो बाद में वो चीज आई है नोटिफिकेशन के अनसर्टिफाइड है। और हम किसी को वैसे फोर्स तो नहीं कर रहे कि फिल्म जाके देखें। आई थिंक बेस्ट वे सेंसर करने का कि आप अपनी आंखें बंद कर दें, अपने कान में रुई भर दें और आप कहें कि मैंने फिल्म नहीं देखनी, आप बिस्मिल्लाह ना देखें। अच्छा हसन, एक बात सुना, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम होते हैं, टॉक शोज, हम नहीं देखते ना, हम वी कांट बेयर दैट, तो आप ना देखें वो। हां, जैसे हमारा कोई नहीं देखता, हमने कभी किसी को मजबूर नहीं किया। मैंने खुद कभी जरा हट के नहीं देखा। मैं मतलब वो हसन से क्या मर के ना देखूं मैं। हसन से मेरा एक सवाल ये है कि हसन, अब वो बड़े घिसा फिटा किस्म का जुमला है, आप मैं ख्याल है पिछले तीन दिहाइयों से तो ये सुन रहे होंगे, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, रिवाइवल। आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, आई एम सॉरी, मुझे पता है चीजें निकलनी है, मुझे थोड़ी अवामी बात भी करनी होती है। रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, बिल्कुल आपकी बात बजाय है कि ये सेंसर बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ सिनेमा पे जाती है। मौला जट अभी आई है, ठीक है, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरा ख्याल है, आप में से बेहतर जानते होंगे, बहुत क्राउड था। मतलब मैं तो कोई 3 हफ्तों तक मैं कोशिश कर रहा था कि यार कहीं से टिकट मिल जाए, मुझे टिकट नहीं मिल रही थी। मैंने अपना मीडिया वाला कार्ड भी नहीं, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी ने मुझे घास नहीं डाला। तो एक थोड़ी सी उम्मीद तो उजागर हुई थी ना यार कि पाकिस्तानी फिल्म्स आर ब्रिंगिंग पीपल इनटू द सीट्स, ठीक है, वकांडा फॉरएवर अपनी जगह। अब इसके बाद मुझे थोड़ी सी ये भी हो रही थी, मैंने कहा कि चलो अब ये थोड़ी सी एक मुख्तलिफ तर्ज की मूवी है, इसमें भी लोग आएंगे। तो जब हम ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ये तो मेरे ख्याल ये तो हुकूमत की तरफ से ये बैन है ना, राइट, वफाकी हुकूमत, वो कहते हैं जी पाकिस्तान का एक और जुमला सॉफ्ट इमेज, और हम रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा की बात करते हैं। तो ये क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो छोटी सी चीज है, ये रॉकेट लॉन्चर नहीं चलाया? चलाया, और मुझे अच्छा लगा कि आपने शुरू में ही कह दिया कि घिसी पिटी बात। मैं ऐसी बातें करता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल मैं 90 की दिहाई से ये लफ्ज सुन रहा हूँ, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, और हर 2-4 साल में एक कुल्हाड़ी तो मारते हैं। यही चीज हमने 2016 में की जब इंडियन फिल्मों को बैन किया गया, क्योंकि आपकी सारी जो इंडस्ट्री चल रही थी, जो पैसे आ रहे थे, जो सिनेमा खुल रहे थे, जिसकी वजह से फिल्में बन रही थी, वो 70% तो रेवेन्यू सारा उधर से आ रहा था। तो आपने वो कर दिया, उसके बाद आपने 2018 में फिर खोल के फिर बंद कर दिया। तो ये मतलब ये एक तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मौला जट जो है वो इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, इतने साल वो पड़ी रही उसके बावजूद। लेकिन यही मसला है कि जब तक आपकी पॉलिसी
क्लियर नहीं होगी, जब आपको समझ नहीं आएगी कि आगे आगे बढ़ना कैसे है, तो आप यही होगा कि एक साल में कुछ एक फिल्म अच्छी आ जाएगी, वो अच्छा बिजनेस कर लेगी। वैसे बाय द वे जवानी फिर नहीं आनी, पाकिस्तानी फिल्म बहुत उसमें पैसे कमाए थे, उसमें भी एक मतलब ये जो जिस चीज से उठाया जा रहा है कि जी वो हम जिन्स परस्त और उस तरह के, उसमें भी एक कैरेक्टर, सिर्फ ये कि वो जो जिस तरह अली ने कहा कि वो उनका मजाक उड़ाया जाता था, वो ठीक था, वो सही। यहाँ जो है ये इशू, मेरा तो ख्याल है ये इशू है भी नहीं। ये इशू वही जो आपने शुरू में ने कहा था कि एक सियासी अपॉर्चुनिज्म है जिसका टारगेट जो है वो ये फिल्म बन गई। हाँ, और ये बड़े आसान टारगेट है ना, सबसे पाकिस्तान के सबसे आसान टारगेट ये। वक्त कम है, एक सवाल है आपसे, अब क्या करोगे, अब क्या करना है? अब तो जो करना है शेर को करना है। नहीं, बट क्या लीगल ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे? जी, वी आर ट्राइंग टू अप्रोच इट फ्रॉम ऑल एवेन्यूज। जिस तरह भी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमें आवाज़ उठानी थी, हमने किया है, वो वेरी थैंकफुल, बहुत शुक्रगुजार हैं जिनने हमें हमारी मदद की है इस चीज़ में, एंड आई थिंक हम करते रहेंगे जब तक ये चीज़ हो ना, वो नॉट गोना स्टॉप। मेरा ख्याल है जो रिएक्शन आ रहा है, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को बात थोड़ी समझ में आ जाए, बिल्कुल, और वो खामखा इसको टारगेट ना करें इस बिल्कुल, बिकॉज यू सी आपके अपने लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमें देखने दे, हमें डिसाइड करने दे सिनेमा घर जाके कि ये फिल्म हमारे लिए अच्छी है या नहीं अच्छी, और अगर राइट आप उन लोगों से ले रहे हैं, सो दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट फेयर। एंड आई फील दैट ये फिल्म का को कहना कि ये ट्रांस के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है या ख्वाजा सरा के ऊपर, तो ये तो है ही नहीं सब्जेक्ट। फिल्म देखेंगे और अगर ये हो भी सब्जेक्ट, सो व्हाट। और एक ह्यूमन कैरेक्टर है, उसका हिस्सा है, तो जब तक आप देखेंगे नहीं आप ये क्लेम नहीं डाल सकते। सरवत अली जुनेजो और हसन जैदी साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम हमारे पास कम था, बातें बिल्कुल कम नहीं हैं, और इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमतें जो बज़ाहिर बहुत मसरूफ़ नज़र आती हैं, असल में कितनी वैली होती है, कैसे कैसे मसाइल जो हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। और तो कोई मसले नहीं है पाकिस्तान में, अगर इससे पाबंदी ना हटी तो फिर जाहिर है फिर बुला लेंगे आप। बिल्कुल। फ़िलहाल एक वक्फा ले लें। पाकिस्तान में इस साल अगस्त में एक तारीख़ी नौयत की आफत आई जिसे बज़ाहिर सब ने भुला दिया। पिछले जुमे को हमारे प्रोग्राम में काफ़ी कॉलर्स ने हमें ये एहसास दिलाया कि खुदा के वास्ते इस पर कुछ तवज्जो दें, ये लोग किस हाल में हैं ये देखना ज़रूरी है। तो इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि इस सैलाब की कवरेज करें। आज हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं ख्वाला जमील, जो कि पिछले चंद हफ्ते गुजार कर आई हैं सिंध के अज़ला में, उमरकोट में, शिकारपुर में, दादू में, झलमक्सी में। उनको हम प्रोग्राम में इस वक्त ले रहे हैं। ख्वाला, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर सब ने इसको भुला दिया, लेकिन आप वहाँ से होकर आ रही हैं, क्या देखा आपने, क्या सुना, लोग इस वक्त किस हाल में हैं? शातिब, इस वक्त बुरा हाल है। लोग जो है मतलब कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी अभी तक रिसीड नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल दादू में अभी तक जुब्बी और दादू के बीच स्टिल 7 फीट ऑफ वाटर, बोट से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो पिछले 3 महीने से लोग फेस कर रहे हैं इज सिवियर अनएम्प्लॉयमेंट, और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही हैं। लोगों के घर अभी तक रोड पे हैं, मोस्ट ऑफ देम, जो आहिस्ता आहिस्ता मीरपुर पास और ऐसी जगहों पे जहाँ पानी रिसीड हो गया है, जैकबाबाद वापस गए हैं, बट देयर हाउसेज आर काफ़ी डिस्ट्रॉयड। तो मुश्किल हो रही है बिकॉज डेली वेजर्स हैं, फार्मर्स हैं, ज़मीनें ख़राब हो गई हैं, काम भी नहीं मिल रहा है। सो इट्स क्वाइट बैड। चैरिटीज़ कर रही हैं काम एक हद तक, लेकिन दे कैन नॉट वर्क ऑन द स्केल ऑफ द जो डिजास्टर है। तो ख्वाला, आपने वहाँ पर कुछ हुकूमती मशीनरी को हरकत में देखा है? क्योंकि हम बड़ी बातें सुनते हैं रिलीफ कैंप्स की, क्या हाल है उन कैंप्स का, कितने लोग हैं और वहाँ पर क्या सहूलियात है मौसम? कैंप्स का हाल इज बैड टू वर्स। मतलब कुछ ऐसे इलाकों में मैं गई हूँ जो काफ़ी रिमोट है, जो मतलब 2-4 पाइयों के नीचे लोग, मतलब फैमिलीज बैठी हुई हैं, दे डोंट इवन हैव टेंट्स। और जो लोग टेंट्स में हैं वो
समझ नहीं आ रहा है कि अभी नए हैं टेंट्स है, क्योंकि हमें लोग बता रहे हैं कि 2010 के टेंट्स उन्होंने निकाले हुए हैं. सो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग कि I can't say that the government is not there. I think they are collaborating with charities, definitely कर रही है, but it's इतना visible नहीं है, and आगे जाके rebuilding तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है. So that's the आपको ये सेंस मिला कि शुरू में हम सुन रहे थे, गवर्नमेंट कह रही थी कि ये जो आफत है इससे निमटना हमारे बस में नहीं है, इसीलिए हमने आलमी इमदाद की अपील की है. क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भी इसी सैलाब का सबसे ज़्यादा चर्चा है. अभी जब आप थी वहाँ पे आपको ये सेंस मिला कि लोगों को मुआवजा मिल रहा है जिनके घर तबाह हुए हैं, या उस तरह से गवर्नमेंट को अब टाइम है 2-3 महीनों के बाद कि वो रिस्पॉन्ड कर सकें? अभी तक जैसे अभी मैं थर्सडे को झलमगजी में थी, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने असेसमेंट्स किए थे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ. सो आई डोंट नो कि किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट इज गोइंग एंड डूइंग होम असेसमेंट्स, तो व्हेन इज द एक्शन गोइंग टू हैपन, ये अभी कुछ पता नहीं है. बट एज फार एज मैं तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जा चुकी हूँ अब तक, बिटवीन सितंबर एंड नाउ. एवरी अदर वीक आई एम इन अ डिफरेंट प्लेस. तो अभी तक the rebuilding so hasn't started in anywhere I've gone. And like you mentioned, I went to Mirpur, Sangar, Thatta, Nawabshah, Umarkot, Badeen, Dadu, Shikarpur, Jacobabad, Jhalmagzi. The rebuilding has not yet started. अभी कुछ इलाकों में, like I said, लोग घर जाना वापस शुरू हुए हैं, जहाँ पे अभी तक उनके घर खराब हुए हैं. चीजें उनकी मैं देख कर आई हूँ. It's all in ruins. They're just getting back. I shared some footage as well. आप देख सकते हैं कि दादू में तो जोही और उसके बीच में इतना बुरा पानी है. आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द सिचुएशन कि सड़क थोड़ी सी इमर्ज हुई है, तो उसपे लोग इतने डेस्परेट है फॉर नॉर्मल लाइफ टू रिज्यूम कि वो जो ट्रैक्टर्स चलाना शुरू हो गए. एंड द वीडियो आई शेयर्ड इन व्हिच द ट्रैक्टर हैज संक इन द वाटर, और पीछे के 3-4 और ट्रैक्टर्स खड़े हैं बस, बिकॉज वो नहीं हो सकता था. द रोड वाजंट it was still submerged. So that level of desperation कि हम किसी तरह से काम पे आ जाए, हमारी डेली वेज आ जाए. और डेली वेज वैसे भी होती क्या है, it's 300 rupees, 200 rupees, at best 400 rupees. बोट में आने जाने का खर्चा भी इतना होता है, 200 rupees आने जाने का if you have a motorcycle. So I some footage with that as well कि बंदा मोटरसाइकिल निकाल रहा है. It's if he's spending 400 rupees a day in just coming back and forth, so you can imagine the situation. शुक्रिया खौलत जमील हमारे साथ थी. तो मसला अभी ओवर नहीं और ज़ाहिर है इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत है. हाँ देखा, मेरे ख्याल अब जो कन्वर्सेशन है वो थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन, लेकिन मुश्किल है कि फॉलो अप भी तो नहीं हो पा रहा ना. ना मीडिया कर पा रहा है, ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा है कि जी हर हफ्ते ये बताया जाए कि. मेरा ख्याल है हमारे बस में जो है हम वो करेंगे. नहीं, हम वो तो करेंगे. और आपको याद है माज तंजवीर साहब, हैंड्स पाकिस्तान के, उसवतुल्लाह खान, उनको काफ़ी दफ़ा हमने दावत भी दी थी. और मुझे याद है कि जब ये सैलाब आया था तो उन्होंने कहा था कि उनके पास एक तरीका है कंस्ट्रक्ट करने का लाइन के साथ. उस वक्त उन्होंने कहा था कि अभी इस पर बात करना शायद कबल वक्त, मेरा ख्याल है कि हम, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि माज को हम दोबारा ज़हमत दें और देखेंगे 3 महीने बाद सूरत हाल क्या है. आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.